हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये टॉपिक जो है ये टॉपिक उसी डायपोल से रिलेटेड है जो इसके पहले हम लोगों ने उसके दो एप्लीकेशंस पढ़े। डायपोल कैसे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और कैसे इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। आपको बताता हूँ कि ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का मैं लास्ट टॉपिक समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस है और अबाउट दी गॉस लॉ है, इस टॉपिक को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ही कंप्लीट करूंगा, ताकि वो चैप्टर में आपको स्टार्टिंग से ही पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। क्योंकि कैसा हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे गॉस लॉ लूंगा और उसके एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोस्टैटिक में लूंगा तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कम हो जाए, इसलिए मैं उसे गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में लेता हूं। तो चलिए अभी चलते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा कि टॉर्क निकालने वाले, और टॉर्क किस पे निकालने वाले, तो डायपोल पे निकालने वाले, जो कि कहां रखा हुआ है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ा चुका हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल ही होती है तो वहां पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, हर जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समांतर तरीके से मिल रही है, किसी भी जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज्यादा नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको डायग्राम में शो कर दिया है कि ये पूरे के पूरे पैरेलल लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं। अब इस पैरेलल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या करना है, आपका डायपोल प्लेस करना है। डायपोल प्लेस करते समय ध्यान रखना कि उसको एक सर्टेन एंगल पे प्लेस करना है, और उस एंगल को मैंने थीटा दे दिया। क्योंकि अगर क्या किया, अगर इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखोगे तो टॉर्क क्या किसी भी फोर्स को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है तो उसके ऊपर ना टॉर्क लगता है और ना ही फोर्स लगता है। एग्जाम्पल, आपका सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपका टेबल, आप खुद, जब तक आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लागू होता। इसी वजह से इसे एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने रखा है, और उस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए इसके ऊपर क्या किया, मैंने एक एंगल प्लेस कर दिया है। उस एंगल के तहत आपको ये डायपोल लगा के रख दिया। डायपोल के लगाने के लिए मैंने एक एंगल दे दिया थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों के लिए सेपरेट फोर्सेस दिए। अब ये फोर्सेस का एक रीजन होता है, कभी भी याद रखना कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज अगर आप ले रहे हो डायपोल में, तो वो पॉजिटिव चार्ज के फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, और आपका जो नेगेटिव चार्ज अगर आप लेते हो तो हमेशा उस आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा। हमेशा ये चीज याद रख के ही आप सारी चीजें कीजिएगा। दूसरी चीज ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये जो डायपोल है, हमने पढ़ चुके हैं कि डायपोल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा सेम होता है, बस उनकी जो चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अब मुझे आप ही बताओ कि यहाँ पे ये जो दोनों चार्जेस फोर्स जो लगाएंगे वो फोर्स इक्वल होगा या अलग अलग होगा? सिंपल सी बात है, इक्वल होगा, बट डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट होगा। एक फॉरवर्ड जा रहा है तो एक बैकवर्ड जा रहा है। अब इसकी वजह से अगर आपको किसी ने बोला कि इसके ऊपर लागू होने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जो मैंने आपको शो करके दिया है कि नेट फोर्स होगा क्या, 0। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपने आपके डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उसे एक सर्टेन एंगल पे प्लेस किया है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होगा। फिर इसमें ऐसा क्या होगा, क्योंकि आप टॉपिक में देख चुके हो, इसमें वो चीज लगेगी कि टॉर्क। टॉर्क ऐसा कहां पे यूज होता है, टॉर्क हमेशा उस जगह पे यूज होता है जब आपका फोर्स किसी भी फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, तो और वो चीज अपनी ही जगह पे रोटेट होना चाहती है, और अगर अपनी जगह पे रोटेट हो रही है तो वो हर वो प्लेस जिस जगह पे रोटेट हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने आपका डायपोल रख दिया, उस डायपोल को कैसे प्लेस किया, एक थीटा एंगल पे प्लेस कर दिया। अब मान लो यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस तो नहीं लग रहे, तो हम लोग ऐसा एक टॉर्क लगाते हैं और एक ऐसा टॉर्क लगाते हैं। अब ये दोनों जो टॉर्क आपने लगाया, ये दोनों टॉर्क की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये एंगल कैसे प्लेस करेगा या कैसे घूमेगा। क्योंकि टॉर्क उसी जगह पे लगता है जब आपको कोई भी सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन परफॉर्म करना है, वहां पे ही आप टॉर्क एक्ट करवा सकते हो। तो टॉर्क का आपको बेसिक फॉर्मूला मुझे लगता है पता ही होगा। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फोर्स लिया, ये Q इंटू ई मतलब चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने स्टार्टिंग के चैप्टर के पहले हिस्से या दूसरे वीडियो में आपको पता ही लिया होगा कि फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू ई होता है। मैंने वहां पे ए लिखा था, E इक्वल्स टू F अपॉन Q। यहाँ पे मैंने उसको क्या कर दिया है, F इक्वल्स टू Q इंटू ई लिख दिया है। अब आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगुलर डायग्राम बनाया है जिसे डॉटेड लाइन से शो किया है। क्योंकि अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता है, उसके बिना आप टॉर्क कैसे अप्लाई करना है, कैसे लगाना है, किस दिशा में लगाना है, ये आप नहीं बता सकते। इसके लिए आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, उस अपोजिट साइड को मैंने एक्स ले लिया,
ये मैंने देखो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एंगल सेम ही होंगे। यहाँ पे थीटा है, ये 90 डिग्री है, जहां पे आपको थीटा और 90 डिग्री मिल रहा है मतलब वो हो गया बेस, ये हो गया आपकी अपोजिट और ये हो गया आपकी हाइपोटेनस। अगर आपको यहाँ पे x को रिप्लेस करना है तो आप सोचो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट का कौन सा हिस्सा लेना है। तो मैंने यहाँ पे शो किया है, देखिए मैंने साइन थीटा लिया है, साइन थीटा में आपको अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस दिख रहा है। अब अपोजिट की वैल्यू कौन है तो x है, हाइपोटेनस क्या है तो वो है ए बी। अब आपको क्या करना है, x को रिप्लेस करना है तो क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। अब ये 2a कहां से लाया, तो आप फिर से डायग्राम को देखिए, डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये पूरा डायपोल है जो आपका हाइपोटेनस है, इसका टोटल लेंथ अगर आप देखोगे तो ये a है, ये है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज का पूरा टोटल डिस्टेंस देखोगे तो वो बनता है 2a, और इसीलिए उस ए बी की जगह पे मैंने 2a लिखा है। उस हिसाब से आपका x क्या बन गया अभी, 2a साइन थीटा। ये क्या हो गया, 2a साइन थीटा। अब इस जो x की वैल्यू है वो आपके टॉर्क के इक्वेशन में आपको पुट करनी है, जो कि क्या है, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। अब आपको ऑलरेडी पता है 2a इंटू क्यू क्या होता है, p, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो बस आपको यहाँ पे p लिखना है और ये बन गया आपका p साइन थीटा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको ये चीज याद रखनी है कि टॉर्क मैक्सिमम का होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम किस पोजीशन पे होता है। तो टॉर्क में मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब आपका एंगल जो है 90 डिग्री पे सेट करोगे तब आपके टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे 1 आएगी, और 1 जब वैल्यू आएगी तभी आपका टॉर्क मैक्सिमम रहेगा। अगर आपने आपके मिनिमम वैल्यू को पूछा किसी ने तो क्या लिखोगे, 0 डिग्री या 180 डिग्री, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 और 180 डिग्री दोनों ही पेज पे 0 वैल्यू रहती है। और इसी वजह से मैंने जो आपको टॉर्क के बारे में बताया, टॉर्क का डेरिवेशन बताया, मुझे लगता है ये आपको अच्छे से समझ गया होगा। अब याद रखिए, ये जो टॉर्क का डेरिवेशन है आपको याद रखना है, भूलना मत, क्योंकि यही डेरिवेशन आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी निकालने में काम आएगा। फिर मैं आपको वहां पे ये नहीं बताऊंगा कैसे टॉर्क निकालना है, तो प्लीज इसको याद रखना। और आगे अब मैं आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता हूं, क्योंकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ गया तो जब हम लोग गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो उन जगहों पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको काम में आएगा, क्योंकि विदाउट नोइंग दिस हम लोग गॉस लॉ नहीं समझ सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक पे। तो चलिए अभी हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को जानते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में आपके बुक में 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है। देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक सिस्टम दिया है और उस सिस्टम के अंदर में चार्ज किस तरह से बटा हुआ है उसे ही हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके 2 तरीके हैं, एक है कंटिन्यूअस, एक है डिसकंटिन्यूअस। आपको दोनों तरीके मैंने यहाँ पे लिख दिए है, पर आपके बुक में जो ध्यान देनी है कि मैंने यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस के लिए एक सिस्टम बना के दिया है। डिसकंटिन्यूअस में देखो कैसे इधर उधर फैले हुए, किधर 2 है किधर 3 है, ऐसा लगता है कि फेंकी हुई रोटी है, एक समय ज्यादा है तो एक समय कम है। ऐसा टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कर नहीं सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी तो आपका जो सोर्स चार्ज होगा, किसे रखना है ये आप समझ नहीं पाओगे, और अगर आपको सोर्स चार्ज ही नहीं पता चलेगा तो आप वहां से क्या निकालोगे, कुछ भी नहीं। इस वजह से कंटिन्यूअस चार्ज को ही हम लोग आगे पूरा तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के भी 3 हिस्से हैं, जिसको मैं प्रॉपरली अगर बोलूं तो 1D, 2D और 3D ऐसे 3 हिस्सों में बांटा गया, क्योंकि आपका पूरा का पूरा सराउंडिंग इन 3 ही प्रोपोर्शन में बटा हुआ है, 1D, 2D और 3D। अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1D है तो उसका नाम बनता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, एक सिंगल लाइन, मतलब कोई भी एक एक्सिस, एक तो y एक्सिस में होगी या फिर वो x एक्सिस में होगी या फिर z एक्सिस में। अगर आपको ऐसा ही कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है या कोई सरफेस दिखता है जो सिर्फ एक लाइन में है, तो उसके ऊपर आप क्या लगा सकते हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या बनता है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। अभी देखो ये लैम्डा मैंने लिया है, मतलब यहाँ पे लीनियर को लैम्डा से ही डिनोट करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका कैसा है, कोई अलग अलग ये है तो यहाँ पे लैम्डा ही यूज करना है, ये जरूरी नहीं है। एक और चीज, यहाँ पे मैंने डेंसिटी की जगह पे यहाँ पे टी लगा दिया, नहीं तो बाद में तुम लोग मेरे को बोलोगे कि सर आपको डेंसिटी की स्पेलिंग नहीं आती क्या। डेंसिटी की स्पेलिंग आती है, गलती से वहां पे डेंसिटी की जगह पे मैंने टी लगा दिया, रिप्लेस भी कर दिया, देख लेना वो। तो यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। यूनिट भी लिख रहा हूं, लैम्डा की जगह पे क्यू की जगह क्या होता है, कूलम, एल की जगह आता है मीटर, तो आपको क्या मिल गया, कूलम अपॉन मीटर। नेक्स्ट 2D पे जाते हैं। अगर आपका कोई प्लेन शीट है जिसमें XY प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या फिर अगर आप प्लेन ऑफ पेपर देखते हो या आपकी नोटबुक का हिस्सा, नोटबुक क्यों नहीं बोल सकता, देखो नोटबुक एक 3D स्ट्रक्चर है, क्योंकि नोटबुक की थिकनेस होती है,
उसकी लेंथ होती है, हाइट होती है, विड्थ होती है। इसलिए आप नोटबुक नहीं बोलना। नोटबुक की जगह अगर आपने अपना पेन और पेपर ले लिया, पेपर की थिकनेस बहुत ही कम होती है, इतनी थिकनेस होती है कि हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसलिए आप पेपर देखोगे तो पेपर एक 2D स्ट्रक्चर है। अगर आप ये बोर्ड देख रहे हो तो ये भी एक 2D स्ट्रक्चर है। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या सरफेस देख रहे हो जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो उसके आप सरफेस चार्ज डेंसिटी लगा सकते हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए। ये सिग्मा जो है इस सरफेस का रिप्रेजेंटेशन है, लैम्डा जो है लीनियर के लिए रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन याद रखना थोड़ा सा। इसके लिए भी एक यूनिट बनाया हुआ है, वो यूनिट क्या है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट पता ही है, मीटर स्क्वायर होता है, और ये आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। तीसरा क्या आ गया? 3D स्ट्रक्चर। अगर आपने पेपर लिया, आप समझ लो नोटबुक जब लोगे तो क्या आएगा? थिकनेस आएगा, लेंथ आएगा और ब्रेथ आएगा। तीन ही चीजें आ गई, यानी एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस यूज हो रहे हैं। जब भी कोई ऐसा सरफेस मिलेगा जिसमें तीनों एक्सिस यूज हो गए, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? रो इक्वल्स टू क्यू बाय वी। अब यहाँ पे क्यू मतलब कूलम, वी मतलब वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मीटर क्यूब। तो आपका यूनिट क्या हुआ? कूलम पर मीटर क्यूब। मुझे लगता है जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ये जो सीरीज पूरे अच्छे से बताया है, जिसमें सारे टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, वो आपको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर किसी को इसी के किसी भी नोट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई नोट्स चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। अब नोट्स प्रोवाइड करने के लिए मैं अभी लिंक रेडी कर रहा हूं, जैसे ही हो जाएगा मैं आपको बिल्कुल शेयर कर दूंगा। और आप और बताइए कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर आपको जब डालूंगा तो आपको मिल ही जाएगा अपडेट। प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जब भी कोई नए चैप्टर या नए वीडियो को अपलोड करूं तो आप लोगों को बिल्कुल भी उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप एक भी नोटिफिकेशन मिस ना करो और मेरे ये चैप्टर्स की सीरीज आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।